हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है हर्ष पाटिल और आज अपन देखने वाले दो नए टॉपिक। पहला टॉपिक जिसमें अपन देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस हार्ड वाटर क्या होते हैं, और सेकंड टेबल फॉर्मेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स एंड आयन। ठीक है। आप पूछेंगे यार ये सिलेबस में तो है नहीं ये टॉपिक, फिर भी आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात है यार, जब मैं थोड़ा सा आपके लेक्चर शेड्यूल कर रहा था तब मैंने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया और मुझे पता चला कि 2019 या 2020 के पेपर में डिसएडवांटेजेस हार्ड वाटर पूछा था एक बार, है ना। किस तरह से पूछा था, हार्डनेस ऑफ वाटर का एक हार्डनेस ऑफ वाटर करके क्वेश्चन आया था, उसके बाद हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, और फिर एक और ये थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था डिसएडवांटेजेस हार्ड वाटर। मतलब 3 क्वेश्चन मिला के पूछा गया था। तो मेरे को लगा कि अगर अब आगे आरजीपी भी अगर वही क्वेश्चन आगे पूछता है तो मतलब क्योंकि मैंने हार्ड वाटर में भी डिसएडवांटेजेस की बात नहीं की थी, मतलब थोड़ी बहुत कर दी होगी क्या क्या डिसएडवांटेज, पर मैंने अच्छे से उस पॉइंट को क्लियर नहीं किया था, है ना। तो मैंने सोचा इसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर बना दूं जिसमें मैं आपको डिसएडवांटेज बता दूं हार्ड वाटर के, और साथ में एग्जाम में भी किस तरह से पॉइंट्स में लिखना है वो चीज़ भी आपको लिखवा दूँ। ठीक है, जिससे आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आराम से उसको टैकल कर पाएँ। बाकी ये सेकेंड टॉपिक जो है वो अपना टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स एंड आयन क्या है। इसके बाद वाले जो लेक्चर रहेंगे 2 लेक्चर वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कोई भी आयन आपको दे देगा और बोलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालिए, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले से ही टेबल लिखवा दूँ जिसमें आपको सारों के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखवा दूँ। अगर आप चाहें तो उसे याद भी कर सकते हैं या क्वेश्चन के साथ साथ उसी टेबल को देख देख के प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। या फिर मैं आपको इसी में एक तरीका बता दूँ किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालते हैं, जिससे बाद में आपको क्वेश्चन करने के टाइम पे आसानी से आप निकाल पाएंगे। मेरा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, लेक्चर लेंथी नहीं होगा, है ना। तो मैं इसी लेक्चर में आपको बता देता हूँ और साथ में फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में कौन सा फॉर्मूला अपन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, इस पे बढ़ने से पहले मैं आपको हार्ड वाटर बता देता हूँ क्या होता है। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे लेक्चर में तो क्या है, हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो सोप के साथ अगर कांटेक्ट में आता है तो वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। ठीक है, तो वही है कि हार्ड वाटर अगर लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसके रियल लाइफ में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सॉफ्ट वाटर के तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जैसे ये अपने पास ये पानी रखा है, ये पानी को अपन पी सकते हैं, इससे कपड़े भी धुल सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी डेली यूज़ के काम है वो सारे अपन सॉफ्ट वाटर्स कर सकते हैं। पर हार्ड वाटर क्या क्या डिसएडवांटेज पैदा करता है जो अपनी, चाहे वो पीने के लिए हो, ड्रिंकिंग के लिए, इसको अपन क्यों यूज़ नहीं करते, वो सारी चीज़ें अपन को बतानी है। तो एक एक करके मैं पॉइंट के जरिए ही आपको सीधे बताता हूँ, है ना, क्योंकि मैं अगर समझाने पर जाऊँगा वो सारी चीज़ें समझा चुका हूँ मैं पॉइंट के जरिए आपको बताऊंगा रीड कर करके, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, जैसे अगर वॉशिंग के पर्पस में देखें तो वॉशिंग का थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी मम्मी कपड़े को गलाती हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या, अगर सॉफ्ट वाटर में अपन कपड़े को गलाएंगी और निरमा डालेंगी तो क्या है, उसमें से लेदर प्रोड्यूस होगा, झाग बनेगा, है ना। जिससे झाग बनेगा उसके बाद कपड़ों को वॉश करेंगे तो वो लेदर के साथ उसकी जो गंदगी है वो भी निकल जाएगी। बट जस्ट इन केस अगर हार्ड वाटर में देखें, हार्ड वाटर में तो कोई लेदर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वही चीज़ इसमें लिखी है, हार्ड वाटर व्हेन यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस डज नॉट लेदर फ्रीली विद सोप। ये लेदर को प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे किसके लिए, वॉशिंग के लिए। अगर वॉशिंग में अपन लोग हार्ड वाटर को यूज़ करेंगे तो क्या है, उसका लेदर ही फॉर्म नहीं होगा, जिससे और आगे का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपना वॉशिंग क्लियर हो गया कि वॉशिंग में हार्ड वाटर क्या डिसएडवांटेजेस है। वही अगर बाथिंग की बात करें, बाथिंग की भी सेम ही प्रॉब्लम है। अपन नहाते हैं, अपना झाग बनता है, लेदर बनता है, ठीक है, जिसके बाद अपनी बॉडी को अपन वॉश करते हैं। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखी है, हार्ड वाटर डज नॉट लेदर फ्रीली विथ सोप सॉल्यूशन, ठीक है, बट प्रोड्यूस स्टिकी स्कम ऑन द बाथटब एंड बॉडी। ठीक है, ये कोई लेदर तो प्रोड्यूस करता नहीं है, बट थोड़ा सा वाइट कलर का स्कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो बाथटब में लग जाता है और अपनी बॉडी में रह जाता है हार्ड वाटर का, है ना। वो हार्ड वाटर के उसमें बताया था मैंने कि स्कम क्या होता है। ठीक है, तो मुझे उस यहाँ पे उसको एलोबरेट करने की, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं लग रही है। उसके बाद क्या लिखा है, हैंस द क्लीनिंग क्वालिटी ऑफ सोप इज डिप्रेस्ड एंड अ लॉट ऑफ वेस्टेज। ठीक है, क्या है, हार्ड वाटर अपनी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है सोप की, जो क्लीन करता है और बहुत सारी चीज़ साफ़ हो जाती है। जैसे कपड़े की अगर सोप की बात करें तो उसमें क्या है, लेदर प्रोड्यूस होता है, जिसके साथ सारी गंदगी निकल जाती है। तो हार्ड वाटर क्या करता है, सोप की जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी रहती है उसको डिप्रेस्ड कर देता है ना। और बाकी अगर लेदर प्रोड्यूस नहीं होगा तो अपन और ज़्यादा सोप रब करेंगे तो इससे क्या होगा, लॉट्स ऑफ वेस्टेज होता है अपना सोप का। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला पॉइंट भी अपन को बहुत अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। बाकी अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, हार्ड वाटर कॉज बैड इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर अपन लोग हार्ड वाटर को पीते हैं तो वो सबसे बड़ा इफेक्ट करता है कि अपना जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको खराब कर देता है। ठीक है, मतलब ऐसा ही है ना यार, हार्ड वाटर में क्या है, लॉट्स ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे सॉल्ट्स और बहुत सारी अलग तरह की इम्प्योरिटीज रहती हैं। अगर वो उसको अपन पिएंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई गंदा पानी होगा, ठीक है, गंदा पानी होगा, अगर उसको पिएंगे तो वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पेट में जाएगा तो उसको खराब ही करेगा ना। तो वही चीज़ है, अगर हार्ड वाटर को अपन पीते हैं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बेकार इफेक्ट डालता है। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, कुकिंग। कुकिंग में इसका क्या डिसएडवांटेजेस है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड। क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग, बहुत सारे आपको पता है हार्ड वाटर में बहुत सारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स होते हैं। लाइक एन एग्जांपल, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे लॉट्स ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट होते हैं, है ना। तो इससे क्या है, ये पानी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू सॉफ्ट वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एग्जांपल पहले भी दिया है, जैसे सॉफ्ट वाटर का अगर बॉइल 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, तो वहीं अगर हार्ड वाटर उसके कंपैरिजन बात करें तो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस लगेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैस, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा और साथ में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना। तो वही चीज़ आगे लिखी है, कॉन्सिक्वेंटली मोर फ्यूल एंड टाइम इज नीडेड फॉर कुकिंग। तो ये है सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस कुकिंग में भी। ठीक है, आई होप सो ये चारों जो डिसएडवांटेजेस इन चारों चीज़ें में जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ होता है आपको क्लियर हो गए होंगे। यही डेफिनेशन आपको सिंपल लिख देनी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, है ना। आपने सारी चीज़ समझ ली है, अब बस एक बार आपको पढ़ना है, रीड करना है और आपको चीज़ें क्लियर हो। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए इसको रफ कर देता हूँ। आप इसको अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन देख लेते हैं थोड़ा और आगे, 4 और अपने पॉइंट देख लेते हैं इसके, कि अगर एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अगर मैं 8 आपको समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, तो आपको उसमें से कम 6 से 7 तो पॉइंट याद रहें, जिससे 7 पॉइंट आप एग्जाम में लिख दें और आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे के 4 पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बाकी के 4 पॉइंट, जिससे अपना पूरा आंसर क्लियर हो जाए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपना क्या कह रहा है, स्किन इरिटेशन। हार्ड वाटर कैन मेक योर स्किन ड्राई एंड इचीनेस, स्पेशली इफ योर स्किन इज सेंसिटिव। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अपन हार्ड वाटर से क्या करते हैं, बात करते हैं या नहाते हैं, तो अपनी स्किन अपनी पहले तो ड्राई हो जाती है और इचीनेस वाली प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज अपना स्किन के ऊपर हार्ड वाटर का। वहीं अगर हेयर के ऊपर देखें डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन लीव योर हेयर फीलिंग रफ एंड लुकिंग डल बिकॉज ऑफ मिनरल बिल्ड। ठीक है, इसमें क्या है, आपको भी पता है हार्ड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स है, जिसकी वजह से जो अपने हेयर हैं उसको ड्राई कर देता है, उसको डल बना देता है। तो ये अपना 6th पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद 7th रिड्यूस लेदरिंग। उसके बाद 7 पॉइंट रिड्यूस लेदरिंग, इट डजेंट लेदर विद सोप, यू नीड मोर सोप एट टू क्लीन। ठीक है, क्या है कि जो अपना हार्ड वाटर है वो लेदर तो फॉर्म करता नहीं या बहुत कम लेदर फॉर्म करता है, जिससे क्या है अपन को बहुत ज़्यादा सोप यूज़ होता है। वही चीज़ ये लाइन भी कह रही है अपन को। ठीक है, सिंपल लाइन है, यही आपको एग्जाम में लिख के आनी है, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं ना। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्या है, पुअर वाटरिंग रिजल्ट। हार्ड वाटर कैन नेगेटिवली अफेक्ट प्लांट बाय ब्लॉकिंग देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। सिंपल लाइन से ही समझ आ रहा है कि हार्ड वाटर क्या करता है, जो अपने प्लांट है, जैसे सॉफ्ट वाटर अगर पानी देते हैं अपन पेड़ों को तो क्या है, ग्रो होते हैं प्लांट्स, बट हार्ड वाटर अगर पेड़ों पे जाता है तो ये इसकी ग्रोथ को रोक देता है ना। जो एक प्लांट को बड़ा होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं पानी से, वो हार्ड वाटर में प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता, और वो ही है पॉइंट कह रहा है। ठीक है, और इसी के साथ अपना ये आंसर भी क्लियर होता है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसके साथ अपना ये डिसएडवांटेज हार्ड वाटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ये सारे 4 पॉइंट आप नोट करिए। उसके बाद ये बाकी के 4 पॉइंट, ये अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं, अगर डिसएडवांटेज हार्ड वाटर आता है तो आपको 7 में से 7 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आई होप सो ये वाला आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्ट बढ़ते हैं अपन किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला जाता है और उसकी टेबल थोड़ी सी देख लेते हैं, है ना। तो चलिए
देखिए टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये क्या है टेबल, मैंने आपको सिंपली लिखवा दिए है ना, ये टेबल लिखवा दिए जिसमें ये अपने सॉल्ट्स दिए हुए हैं। एग्जाम में इसी तरह के सॉल्ट्स दिए रहेंगे और पूछेगा आपको मतलब एक फार्मूला रहता है, जैसे डिग्री ऑफ हार्डनेस का जो फार्मूला है वो क्या कहता है, ये आगे ही मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है, जो अगर उसमें यूज़ होने वाला है। जैसे डिग्री ऑफ हार्डनेस या CaCO3 इक्विवेलेंट का अपने ये फार्मूला होता है, मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये क्या है, ठीक है, कोई भी आपको मान लीजिए जैसे MgHCO3, इसका एक दे देंगे वैल्यू 11.8 ग्राम, ठीक है, ये आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। ये अगर मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है आपको इसका। वो कैसे निकालेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये MgHCO3, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 100/46 है ना। तो ये आपको 100/146 आप यहाँ पे लिख देंगे और इनटू में मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट क्या दिया है 11.8। बस सिंपली आप आराम से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। तो यही चीज़ है, आगे ही यूज़ होने वाला है। तो मैंने इसको लगा कि मैं पहले ही आपको बता दूं किस तरह से लिखवाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ इसमें लिखिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये रहा, है ना। अब अपन समझ लेते हैं कि आखिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला कैसे जाए कि अगर एग्जाम में आए तो अपन आसानी से उसको निकाल पाए, या फिर आप इसको चाहें तो ये याद भी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए सारों के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत अच्छे से लिख दिए और ये इधर भी रहे, ये बाकी की सॉल्ट, ठीक है। आपको जैसा भी पसंद हो आप आराम से याद भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं निकलवा रहा हूँ आप न्यूमेरिकल्स के टाइम पे निकाल भी सकते हैं। जैसे मैं निकालना आपको बता देता हूँ, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ और एक हाथ आयन इसमें से पकड़ लेता हूँ। जैसे मैंने पकड़ा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सिंपल, इसके लिए अपन को क्या रहेगा, अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है। इसमें क्या क्या नीड हो रही है, 100 अपन को फॉर्मूला देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट। 100 और 2 तो अपनी वैल्यू दी हुई है, बाकी अपन को वैल्यू किसके निकालने, केमिकल इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन चार्ज। चार्ज अपन को पता है, ठीक है, कि अगर कैल्शियम का चार्ज आता है तो +2 होता है। अपन 11th क्लास से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आता है तो +1 होता है, हीलियम आता है तो +1 होता है। अब ये तो आपको पहले से ही पता है ना। तो क्या है, चार्ज अपन को पता है, जैसे कैल्शियम का है तो +2 है। उसके बाद अपन को मोलर मास निकाला। अब ये मोलर मास क्या होता है, मोलर मास वही होता है जो आपने 11th क्लास में मोलिकुलर मास पढ़ा था। ये अपना ये मोलिकुलर दिया है, इसका पूरे का मास क्या है वो सिर्फ बताना है। तो इसको निकालना देख लेते हैं एक बार, आपको बस मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, है ना। जैसे अगर इसका अपन को मोलिकुलर मास निकालना है तो क्या करना है, एक एक एटम का अपन को एटॉमिक मास लिखना है। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है 40, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, है ना। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 16। अब इसमें देख लेंगे कितने कितने दिए हैं, कैल्शियम एटम एक ही है ना। उसके बाद कार्बन भी एक ही है और ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। अब इनको क्या करना है, सिंपली प्लस कर देना है, तो अपना क्या निकल आएगा, मोलिकुलर मास। जैसे अगर इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है, 40 × 1 + 12 × 1 और 16, क्या निकल के आता है अपना 100, ठीक है। ये अपना निकल आया मोलिकुलर मास। जैसे ही अपना मोलिकुलर मास निकल आया 100, उसके बाद क्या करेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन चार्ज। कैल्शियम का चार्ज अपन का कितना दिया हुआ है +2, है ना। तो वही करेंगे 100/2, तो अपना केमिकल इक्विवेलेंट कितना निकल आया 50। जैसे ही अपना केमिकल इक्विवेलेंट 50 निकल आया तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे और क्या होता है 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट। 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट क्या है 50। तो अपना जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या निकला है 100/100। इसी तरह से सारे जो आइटम दिए हैं, चाहे वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम सल्फेट हो, इन सारों का जो केमिकल इक्विवेलेंट है इसी तरह से निकलता है, ठीक है। एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से निकालिएगा। मैंने बस आपको क्या है टेबल इसलिए लिखवा दिया कि आगे चल के अगर आप, क्योंकि है ना कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो एग्ज़ाम में है ना टाइम बचाना चाहते हैं ना, तो क्योंकि और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हो तो क्या करेंगे, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ बस। यही इस स्लाइड पे जो है अपने सॉल्व्स दिए हुए हैं, यही एग्जाम में, इसी के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन 7-8 जो सॉल्व दिए हैं इसके जो केमिकल इक्विवेलेंट है इसको सिंपली डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स आता है डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइएगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डायरेक्ट लिखिएगा और अपना आंसर निकालिएगा, है ना। अगर आप चाहें तो याद कर सकते हो, और निकालना किस तरह से वो भी मैंने आपको चीज़ बता रखी है।
बता चुका है ना। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी ये लेक्चर थोड़ा सा ऐसा टाइप का हो गया कि बीच में आया है, पर ऐसा था यार सिलेबस में ये चीज़ नहीं दी हुई थी, पर मेरे को लगा कि प्रीवियस ईयर में आया है ये क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूँ, क्यों रिस्क लेना। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर रिग्रेट ना हो कि यार अपन ने हार्ड ऑर्डर तो पढ़ ही लिया था, पर डिसएडवांटेजेस अगर थोड़े से पता हुए तो अपन 7 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे थे, है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा से लेक्चर बता दिया। और अपन आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, मैंने सोचा कि पहले ही थोड़ा सा उसका हिंट बता दूं, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज होने वाला है उसको किस तरह से निकालना है। और अगर आप कोई बच्चे चाहें तो उसको याद भी रख लें, जिससे अपन आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करें डायरेक्ट ही अप्लाई करें। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आगे आपके जो सेमेस्टर में कोर्सेज हों, जैसे आपने BME हो गया, फिजिक्स हो गया, या फिर BEEE, तो ये अभी यूट्यूब पे आ रहा होगा फ्री, है ना। आप आराम से वहाँ से लेक्चर लीजिए। और अगर ED M1 और M2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है। वहाँ जाके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वही है इन सब्जेक्ट को, जो ये 3 सब्जेक्ट मैंने आपका नाम लिए ED M1 और M2, इनको यार आप सीरियसली लेना, ठीक है। इनको ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब की तरह नॉर्मल मत लेना, क्योंकि ये है कि अगर ये सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आ जाती है तो ये सब्जेक्ट आपको 3rd ईयर तक खींचता है ना। 3rd ईयर तक ये आपको निकलने नहीं देगा जब तक आपको मर्सी पे नहीं ले जाए। और मर्सी क्या है, अगर मर्सी में आपकी बैक लग जाती है सीधा लगता है सैम बैक, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इन सब्जेक्ट को सीरियस लेके चलना। अगर आपको कॉलेज में लगता है ऐसा कि यार कॉलेज की में प्रोफेसर समझ में नहीं आया, बहुत सारी क्लास क्या है हम फर्स्ट ईयर में बंक कर देते हैं, है ना। अगर फर्स्ट ईयर में क्लासेस बंक करी और आगे बीच का छूट चुका है और उसके बाद चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें थोड़ी सी सीरियसनेस रखना कि ये वाले सब्जेक्ट को अपन को क्लियर करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे तभी चीज़ें क्लियर होगी। तो आप ऐप चेकआउट करना, वहाँ से आप बैच लीजिए और तुरंत पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो वही है कि आप 2nd ईयर में जाके बैच लेंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या है टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे अपन को, तो अपन को खुद से ही पढ़ना होगा। इससे अच्छा अभी रिस्क ही क्यों लें, अभी देख लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना चीज़ों में, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत टाइम तक खींच देते हैं, तो वो चीज़ अपन को नहीं लानी है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।